Hello everybody, we are back with our this levels setup. Okay, we were मतलब हाँ एक तो वीडियोस शायद 3 वीडियोस मैंने ताकत तो बनाया फाइट होता बनाया लेकिन अब मैं थोड़ा वापस इस पे आना चाहता हूँ. Okay, so that doesn't matter. You need to study. So you know me, I'm Aksh, and I will be teaching you guys some physics questions. And as in Newton's laws of motion, we have started, we have done Newton's first law of motion, Newton's second law of motion with derivation of F is equals to ma, and explain what is it. And we also have done Newton's third law of motion, and we have ended the class. That was the whole, and that was I think a online board lecture. You can watch it. Newton's laws of motion 01. That was I have taught you. Okay. आज हम लोग न्यूटन लॉ में थोड़ी आगे की बातें करें कि न्यूटन लॉ में हमने फोर्सेस पे बात की थी. इस दुनिया में 3 फोर्स होती है. फोर्स अच्छा इसे लेक्चर कंटिन्यूस कर ले. मेरा लेक्चर ओनली बेस्ड ऑन हाई लेवल एडवांस थ्योरी पे होता है. जो कुछ थ्योरी में भी कुछ अपने से क्रिएट करता हूँ वैसे वैसे अपने क्रिएट थ्योरी के अंदर थोड़ा कुछ अलग तरीका. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ठीक इन और ऑल्सो disclaimer, ignore for the background voices because I am recording in a peak hour. That's all. Okay, thank you for understanding. Electromagnetic force. What is electromagnetic force? You need to understand. Although I have explained, but let's do that. Electromagnetic force is a type of force in which you know this is virtue of charge. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपने बचपन तक पढ़ा है कि एक कांटेक्ट फोर्स होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है, मस्कुलर और ग्रेविटेशन वगैरह. हाँ ये सब फोर्स है. इस दुनिया में लेकिन 3 ही प्रकार की मेजॉरिटी फोर्स है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सब पे इंडिविजुअली आएंगे. सॉरी 4 टाइप्स ऑफ फोर्स होती है. Gravitational, and there's a third type is strong nuclear force, and another one is weak nuclear force. ये दोनों जो है इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे. Look, this is not our syllabus. We will do this in the future chapters of gravitation, which will be जिसके अंदर हम अच्छे से बात करेंगे. इस चैप्टर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर बात करनी है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली वर्च्यू ऑफ चार्जेस की फोर्स होती है. वर्च्यू ऑफ जब चार्ज आपस में कोई एक्टिविटी करते हैं उस टाइम पे जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होती हैं वो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नेचर की होती है. अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों नेचर होते हैं उनके पास. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अट्रैक्ट और रिपल्स करती हैं, और भी काम करती हैं. ग्रेविटेशन फोर्स यू ऑल नो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कई प्रकार की होती है जैसे सरफेस नॉर्मल रिएक्शन एंड आई डोंट नो कि वो सब आ रहा है फ्रेम में कि बट आ ही रहा है. एंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड और फोर्सेस बताओ जैसे कि एयर रेजिस्टेंस के टाइम पे जो फोर्स लगता है, ड्रैग लगता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टाइम पे है. जो व्हाट यू से बायोएंसी का फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज आल्सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ फोर्सेस इसके अंदर आते हैं. अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों नेचर के होते हैं. अच्छा ये अट्रैक्टिव भी है और उस क्या है अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव नेचर के भी है. तो क्यों है ये आपको आंसर तो पता होगा. ये एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है. प्लस माइनस आएंगे तो अट्रैक्टिव नेचर का आएगा, प्लस प्लस आएंगे तो ठीक. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स पर थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद हम मेन अपने सिलेबस के सवालों पर जाएंगे. एंड मैंने न्यूटन लॉज आपको बता दिए, फिर मैं आपको रिकैप कर दूंगा न्यूटन लॉ. ग्रेविटेशन. व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन कंट्रोवर्शियल चीज है. इधर स्टार मार्क कर सकते हैं. ये एक कंट्रोवर्शियल चीज है.
controversial चीज़. How it's a controversial thing? न्यूटन, गैलीलियो, these two were men who मतलब जिन्होंने क्या कहते हैं काफ़ी अलग तरीके से ग्रेविटी को समझाया. इनका कुछ मानना ये था कि ग्रेविटी जो है वो एक ग्रेविटी को कुछ ऐसे इमेजिन किया जैसे दो मास है, ये अल्फा मास है, ये बीटा मास है, ठीक. इन दोनों के बीच में सेपरेशन डेल्टा है. तो उन्होंने कहा था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगे, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी. कैसी लग रही होगी? अट्रैक्टिव फोर्स. इनका पहला पोस्टुलेट ये कहता था कि एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. जिस तरह उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया which was F is equivalent to G is a gravitational constant, alpha, beta and delta squared. This is this. ये फॉर्मूला m1 m2 आप मान लीजिए, डेल्टा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. वेरिएबल आर आवर फ्रेंड्स, वी कैन टेक इट. सो ये कुछ बातें थी. अब जैसा कि हम थोड़ा सा लेक्चर में है तो हम थोड़ा डिटेल में ये बात कर सकते हैं कि और क्या ऐसी क्या बात है जैसे ग्रेविटी कॉन्ट्रोवर्शियल. एक चीज़ होती है स्पेस टाइम कर्वेचर. ये सब बातें आती हैं आइंस्टीन रिलेटिविटी, आइंस्टीन स्पेशल रिलेटिविटी. एक्चुअली स्पेशल रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी कहते हैं. दैट वाज, you all remember, as much as I remember, e square p square c square m square c to the power of 4. This was the mystic equation. This was the equation given. Einstein ने also क्या किया था, एक ग्रेविटेशनल एक बात बताई थी. I am not quite remembering that formula, but I can write it as minus of 8 of r square, something like that. Then r means तो formula our is not in our syllabus also. इनकी बातों को मैं बताता हूँ. इन्होंने कहा था कि अगर ये स्पेस टाइम कर्वेचर, जैसे अगर ये एक, जैसे आप एक चादर लें, उस चादर के बीच में कुछ डाल दें. अच्छा, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी क्यों ग्रेविटी में बात कर रही थी? आइंस्टीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड्स कहते हैं उन्हें, इस पार्ट को आइंस्टीन्स ग्रेविटेशन फील्ड थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन. वो आइंस्टाइन की थ्योरी ये बताती थी कि न्यूटन और केपलर ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि व्हाई दीस पाथ्स, व्हाई ये सन है, इस सन के चारों ओर धरती को मूव करना कंस्ट्रेंट क्यों है. अगर इन दोनों के बीच में एक, और बेसिकली जनरल आंसर है, बीच के अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है. बट सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर पाथ. यस, यू ऑल नो दिस. सर्कुलर पाथ में बीच की तरफ एक फोर्स लगते रहना चाहिए. सर्कुलर पाथ में एक बीच की तरफ फोर्स लगते रहना चाहिए. बीच की तरफ फोर्स क्यों लगना चाहिए? क्योंकि बीच की तरफ फोर्स इसीलिए लगना चाहिए ताकि ये सूरज है, इस सूरज के इधर धरती है, अगर बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा और फोर्स इतना ज़्यादा भी ना हो कि ये दोनों आपस में कोलैप्स कर जाए, कि जिससे गोल कर सके. दिस इज कॉल्ड, we name it as centripetal force, which is center seeking force. This is not a new type of force, centripetal force. We say this. अगर ये centripetal force आई, अब ये centripetal force जब आई, लेकिन the path is not circular purely. Can I erase this? Gravity is taking too much time. I will not take that much time for just gravity. This is the actual path. So he quite not explained this time. Why? Newton suggested that it is quite regular. It's quite regular. This is apparent weight. Earth is revolving at that, which is omega, and g minus omega square r is g effective, where g is g
at equator and G is G minus omega square at poles. I'm wrong I think, उल्टा है। ठीक, मतलब बेसिकली इक्वेटर पे ज़्यादा होती है उस पर कम। तो ये सब बातें न्यूटन ने की थी, लेकिन न्यूटन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि अगर हाँ सही बात है, अगर सेंटर की तरफ सीकिंग फोर्स है तो है क्यों ऐसा, इलेक्ट्रिकल पाथ क्यों। फिर आइंस्टाइन ने कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया था इसे। सपोज जैसे आप भी कर सकते हैं, आप दो होल्डर ले रहे, इसके बीच में ऐसी चादर में जो बहुत रिजिड ना हो, ठीक। क्या मैं इधर फ्लेक्सिबल टर्म यूज कर सकता हूँ, फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ। अगर आपने एक भारी बॉल डाल दी, भारी बॉल डालोगे तो क्या होगा, वो अपने चारों तरफ एक गड्ढा बनाएगी, है ना। और फिर आप ये सब पूरा चादर एक तरफ से एक जगह से बेंड हो जाएगा। कॉर्डर्स क्या अभी भी वही है, लेकिन ये बीच से बेंड हो गई, यानी अब आप कोई भी चीज़ डालोगे उस चादर पे पहले कैसी होती, पहले एकदम स्ट्रेट पड़ी रहती सर, लेकिन अब वो चाहेगी कि वो सेंटर पे गिरे, सेंटर पे लेकिन कौन बैठा हुआ है पहले से, ये। तो ये इसके पे ना गिरते हो, अगर इसके कम भार की है तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमेगा। इस बात का इसने अच्छे से क्वेश्चन से एक्सप्लेन किया था, and I'm not quite remembering that question, which are not for useful for you guys also, that's why I'm not writing. Okay, so you have understand the gravity. अब हम एक इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स है, we are not in quantum dynamics, so quantum dynamics में हम नहीं है, तो इसीलिए हम बेसिक बात ये जानेंगे कि अगर कोई बॉडी धरती पे पड़ी होती है जिसका भार m है, उसकी तरफ टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, mg कहाँ लगता है, mg के डायरेक्शन बताइएगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ, और mg है क्या, वेट। आई होप यू अंडरस्टैंड different type of electromagnetic force. You guys understand this? It's different type of. Okay. Different type of electromagnetic force. First is normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं सिंपल ऐसे। नॉर्मल रिएक्शन acts between in contact bodies, in contact bodies। तो कांटेक्ट में बॉडी है, जैसे ये बक्सा है, ये बक्सा जमीन पे पड़ा है, दोनों कांटेक्ट में है, तो ये बक्सा नीचे गिर जाता, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ इसका mg लग रहा है, ये भी धरती को खींचता है mg से, वो अलग बात है, लेकिन वो mg उतना इफेक्टिव है, mg से बात छोड़, ठीक। और ये सरफेस इसको ऊपर भेजता, ये nb परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। हालांकि हम आरबीडी में कुछ शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और टॉपलिंग की बातें करेंगे, वहाँ तक तब तक आप ये जानो कि नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर है, तब तक आप ये जानो। और नॉर्मल जो होता है उसका काम क्या होता है, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस रखना, इन क्लासिकल मैकेनिकल टर्म्स जो हम सवाल करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका ये रहता है। अच्छा, उसका ये काम रहता है, तो मैंने आपको बात बताई थी न्यूटन्स थर्ड लॉ में, इस दुनिया में फोर्सेस किस पे होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर में, ये बात मैंने आपको बताई थी, एक्शन रिएक्शन पेयर में। तो n और mg बराबर होंगी, और अपोजिट डायरेक्शन में तो है, तो n और mg क्या है, होगा आयान और मम्मी से घूमने गए, कहाँ, पार्टी से, पता से पापा,
लो हो रही। अबे आई लेता हूँ। अरे दिल्ली वाली नहीं। अच्छा जी। So, sorry for the technical issues. I will cut this part. As much I remember, I will cutting this part from the video. Okay. Well, action reaction pair. These are actually where you all understand this action reaction pairs. Let me check. This is looking perfect. Okay. Now, the next thing is you have understand normal reaction. Normal reaction. अच्छा yes. So these two are action reaction pair. बोल देंगे यार बट एक्शन रिएक्शन पेयर की एक कंडीशन होती है वो मैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हूँ एक्शन रिएक्शन पेयर की कंडीशन होती है कि बोथ फोर्सेस मस्ट बी ऑफ सेम नेचर बोथ फोर्सेस मस्ट बी ऑफ सेम नेचर यानी सेम नेचर का मतलब कि अगर नॉर्मल तो नॉर्मल का नॉर्मल ही हो सकता है ये ज़मीन पे भी एक नॉर्मल लगाएगा ये और ये दोनों कॉन्टैक्ट में है ना सिर्फ यही थोड़ी कॉन्टैक्ट में है ये भी ऊपर फोर्स लगाएगा ये नीचे फोर्स लगाएगा जितना ये ऊपर लगाएगा ड्यू टू वर्च्यू ऑफ कॉन्टैक्ट सो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पे नॉर्मल आप बना सकते हैं अब एक और फोर्स आती है टेंशन टेंशन जनरली स्ट्रिंग्स और पुली स्ट्रिंग्स में लगता है और इस पूरे चैप्टर में हमारा बहुत साथ देंगे मतलब बहुत सवाल है साथ देंगे और रॉड्स में लगता है जब कोई चीज़ ऐसे किसी को पकड़ के रखती है जो कोई चीज़ को पकड़ के रखती है तो उस पॉइंट पे टेंशन लगता है टेंशन एक तरीके से आप कह सकते हैं खिंचाव हिंदी खिंचाव ओके लेट्स सी कैसा होता है मान लो ये छत से मैंने एक रस्सी डाल दी अच्छा अपना पंखा भी तो होता ही है पंखे के साथ दिस इज अ फैन ब्यूटीफुल फैन इन समर स्वीट गुड दिस इज फैन कलर आई एम मेस्ड अप नो आई हैव अ गुड ड्राइंग बट आई एम मेसिंग इट अप okay so don't mind you're not here for my drawing this is a fan let's consider this in two systems ये छत है इस छत को इग्नोर मारो छत का हमारा कोई काम यहाँ तक इसे बोलो सिस्टम 1 और बचे हुए पार्ट को बोलो सिस्टम 2 इसका कुछ मास होगा और इसका कुछ मास होगा इसके मास को मैंने m बोल दिया अच्छा ये इसका जो मास है ये नीचे गिर रहा होगा सिर्फ ये वाले पे mg लग रहा होगा नीचे अब ऊपर की तरफ क्या लगेगा रॉड है रॉड क्या लगेगा पंखा गिर जाता है क्यों गिरता है क्योंकि ऊपर से मैकेनिकल दिक्कत होती है ऊपर से सपोर्ट टूटता है इस वजह से लेकिन वैसे तो नहीं गिरता ना गिरता नहीं है तो ऊपर की तरफ टेंशन लगता है स्ट्रिंग और रॉड की टेंशन में फ़र्क क्या है स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है दैट इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स इट इज़ ऑलवेज पुलिंग फोर्स अच्छा और बाकी बातें मैंने डिटेल में इस पिक्चर में बता रखी है तो आज आपके लिए इस चैनल 2-4 वीडियो है उनमें से कोई वीडियो हो और रॉड की जो फोर्स होती है वो पुशिंग एज वेल एज पुल यानी वो पुश भी करता है एज वेल एज पुल भी करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जैसे देखो आप इस पर बैठा के अच्छा आप लोग किसी वो वाले उस पर झूला जो होता है वैसा वाला रॉड से ऐसे कनेक्ट होके तो क्या यूँ तो वैसे वैसे झूला तो उसमें क्या होता है उसमें आपकी टेंडेंसी है नीचे नीचे थोड़ी गिरोगी उसमें आपको रॉड धक्का देगा जैसे आप नीचे पॉइंट पे इधर ऐसे हो तो ऐसे वक्त में तो आपको बचाएगा वो गिरने से ऐसे झूला जा रहा है ऐसे तो ऐसे वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन समझो ऐसे जा रहा है मैं हाथ ऐसे दिस तो ऐसे जा रहा है तो इस टाइम पे नीचे गिरने की टेंडेंसी उस टाइम पे ऊपर खींचेगा जिस टाइम पे बाहर जाने की टेंडेंसी होगी उस टाइम पे अंदर खींचेगा यानी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेकिन स्ट्रिंग है रस्सी ढीट है रस्सी हमेशा ऊपर की तरफ खींचेगी वो अगर ऐसे मैंने रस्सी इधर बांधी है रस्सी सरफेस है तो इस सरफेस को नीचे खींचेगी
और इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगी। ठीक, हमारे सिलेबस के अंदर हम सवाल करेंगे बीसी के, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये होगा कि जो स्ट्रिंग्स होंगी एज वेल एज जो रॉड्स होंगे, these will be massless. massless string के अंदर, note my point, you can write it, massless string के अंदर टेंशन की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होती है। in massless string the value of tension remains same at every point. You can write this. Okay, thank you. now काफी अच्छी बातें बोल दी हमने। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आता है, हमें सेकंड लॉ आता है, थर्ड लॉ आता है। फर्स्ट लॉ क्या है, everybody continues to be a state of rest or uniform motion unless or until external force is being applied. और your second law क्या कहता है, the rate of change of momentum is directly proportional to the net force applied on it. You all know this thing, this momentum. Let's write my mv cos theta, cos theta mv cos theta, mv cos theta होता है ना शायद, नहीं mv cos theta पता है, आई डोंट नो, mv cos theta और m p is equals to mv। ठीक, दिस इज अ मोमेंटम। तो आपको समझ आ गया मोमेंटम क्या है, फॉर्मूला होता है मोमेंटम। मोमेंटम के आई डोंट थिंक कोई जनरल डेफिनेशन होती है, अभी होती तो कृपया हमको जरूर बताएं। मैं कोई वैसी वाली बातें नहीं करने चाहूँगा कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। हाँ, मैं आपको डायमेंशन बताना चाहूँगा जो भी मेरे को नहीं बताना चाहिए, लेकिन डायमेंशन वन फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन इज kg मीटर स्क्वायर per second square, kg is m मीटर स्क्वायर t मीटर स्क्वायर न्यूटन ml पावर ऑफ -2। ठीक, ओह दैट्स वन सिली मिस्टेक, आई अरे मैं थोड़ा झूठ जा रहा हूँ, झूठ। ओके, नाउ दिस डायमेंशन आपको पता है। चलिए, क्या कुछ सवाल करे जाए अच्छे अच्छे, मेरे पास कुछ सवाल है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सवाल है। मेरे पास सवाल कुछ ऐसे हैं। अच्छा, एक फोर्स रह गई हमारी, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है which opposes the tendency of relative motion, opposes tendency of relative motion और relative motion। अगर यहाँ से देखो मोशन हो रहा है, उसे भी रोकने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन। मोशन होना चाहता है, उसे भी रोकने की कोशिश कौन करेगा, फ्रिक्शन। ये कॉन्टैक्ट में, ये दोनों। तो फ्रिक्शन डेफिनेशन डालेंगे which opposes the tendency or tendency of relative motion, of relative motion or the happening relative motion, या simple or the relative motion। फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है अपोजिट टू व्हाट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन दो टाइप के, काफी टाइप के होते हैं, लेकिन हम दो टाइप के पढ़ेंगे, एक है स्टैटिक, एक है काइनेटिक। फ्रिक्शन हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नाम से। अभी के लिए हमने इतनी बात जाना काफी। तो फ्रिक्शन होता क्यों है, ड्यू टू इरेगुलरिटीज बिटवीन सरफेसेस। इस दुनिया में कोई चीज़ स्मूथ नहीं, ये आप सबको पता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सबके अंदर कुछ ना कुछ उबड़ खाबड़ बना होता है। दैट्स वाई हर जगह पे
यू नो कि अगर एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल होता है न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर कोई चीज़ v स्पीड से जा रही है तो इन्फिनिटी तक वो v तक चलनी चाहिए, क्योंकि उसका मूवमेंट अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो चलनी चाहिए, लेकिन वो रुक जाते क्यों? सरफेस की इरेगुलरिटीज़ की वजह से। चाहे कितनी भी स्मूथ बना लो, कुछ इरेगुलरिटी रहेगी जिस वजह से वो इस यूनिवर्स में रुक जाएगी। कब रुकेगी? हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखते हैं आपको कुछ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्चुअली मैं क्वेश्चन याद नहीं रहता, इसलिए मैं कॉपी लगा जिसको काफ़ी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। An object of mass m, object of mass 3 kg has a velocity 6t squared I cap plus 10t j cap plus 10 k cap मीटर पर सेकंड। फाइंड force at any time. Find force at t is equals to 2 seconds. Find force at t is equals to 3 seconds. 2 पे निकाल लो। 1 छोड़ो। पॉज करिए, ट्राई करिए पॉज करके कैसा लग रहा है आप क्लास में टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा खींच नहीं रहे। 3 2 1 ओके। मेरे को याद है क्या निकालना है अगर अच्छा वी ऑल नो एक बॉडी है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका अर्थ क्या है कि उसके ऊपर सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इसमें सेकेंड लॉ लगेगा F इज इक्वल्स टू dp by dt। यस, यू कैन नॉट राइट F इज इक्वल्स टू m टाइम से इसको डिफरेंशिएट करके आप सीधा लिख दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता दूँ ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, बिकॉज यहाँ पे क्या है दिक्कत है कि वेलोसिटी जो है वो अपनी हम ये नहीं कर सकते, हम मोमेंटम हमें डिफाइन करना पड़ेगा। मोमेंटम क्या है वो डिफाइन करना पड़ेगा। मोमेंटम डिफाइन करने के लिए व्हाट मोमेंटम इज बेसिकली m क्रॉस v, सॉरी m नॉट, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं बाद में, पहले p वेक्टर निकालते हैं। स्केलर का मल्टीप्लाई इससे होगा, वॉल्यूम ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई थिंक सो लैम्बडा टाइम्स axi प्लस ayj वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे, लैम्बडा axi क्या प्लस लैम्बडा ayj क्या। p वेक्टर क्या होगा m टाइम्स v, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका क्या करोगे क्या आएगा 18 t स्क्वायर i कैर 30 t j हाँ ठीक है। I think it's being fine if you differentiate it at then you will get f at t ठीक, अलग अलग करना पड़ेगा। You will write partial differentiation of t which is डिफरेंशिएशन आता होगा, नहीं तो मैंने डिफरेंशिएशन डाला या जनरल फॉर्मूला x का डिफरेंशिएशन बताना क्या होगा 30 60 प्लस 30 प्लस 0 30 60 प्लस 30 इज आवर f एट एनी टाइम t t इज इक्वल्स टू 2 डालोगे f2 निकल जाएगा, t इज इक्वल्स टू 3 डालोगे f3 निकल जाएगा। सॉल्व कर लेना, आराम से कमेंट कर लेना। अंडरस्टैंड, ये सब सॉल्व नहीं किया, मतलब सॉल्व किया आपको करने के लिए। अच्छा ऐसी कोई टाइप के होंगे तो आप पढ़िए। लेट्स सी नेक्स्ट सवाल कौन सा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास
अच्छा, नेक्स्ट सवाल हमारे पास इसके हमको इक्विलिब्रियम में जाना पड़ेगा सवाल निकालने के लिए। इक्विलिब्रियम का सवाल पहला है यार, चलो पहले क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। पहले चलो हम क्या करेंगे, ये सवाल का बनता है। हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। मैं आपको न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड में सिखा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टर्म पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम हम वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे हम थोड़ा अलग टाइप से पढ़ेंगे, पोटेंशियल्स के टर्म में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। यहाँ पे और केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे हम इक्विलिब्रियम, तो वो है केमिस्ट्री में डालूंगा कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं ऑब्वियसली। इक्विलिब्रियम एक कंडीशन होती है इन विच एफ नेट फोर्स किसी बॉडी का जीरो, यानी बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ नेट जीरो आ गया, मतलब बॉडी पे जितने फोर्स लग रहे हैं बैलेंस हो गया। इक्विलिब्रियम दो टाइप से होता है, या तो स्टैटिक हो या तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, या तो स्टैटिक हो या तो डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब वेलोसिटी भी जीरो, डायनामिक का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी की कांस्टेंट होगी एफ एस डी पी बाई डी टी, एफ नेट is dt by dt actually. F net zero, change in momentum is zero. So mvf is equals to mvi, vf is equals to अब आज की क्लास थोड़ी एंड करनी पड़ेगी। मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, टेंशन का सवाल है। खैर मैं एक भी टेंशन का सवाल नहीं कह रहा, मैं टेंशन दे रहा हूँ तो कर लीजिएगा, मेरे को उम्मीद है आपसे आप कर लीजिए। टेंशन का सवाल कुछ please wait. Yes, this is the question. Question is like that. This is A point, this is B point, this is theta angle, this is also theta angle. This is a fixed surface. A and B point are fixed. Tension at A point and tension at B point. Find tension in rope at A and B point. आपको गिवन क्या है कि आपको वैसे एक्चुअली गिवन कुछ नहीं है, बस इतना ठीक। और आपको एक और चीज़ है, जब ये आ जाए तो आपको निकालना है ये जो सी पॉइंट है विच इज़ अ मिड पॉइंट, यानी यहाँ पे अगर टोटल मास m है तो ये m/2 मास है, ये m/2 मास है, तो इस सी पॉइंट पे क्या होगा, ए बी एंड सी पॉइंट्स पे क्या होगा टेंशन, ये आपको निकालना है। ओके, अंडरस्टैंड। इसके बाद हम आएंगे तो हम एक डी पॉइंट भी निकालेंगे अगली क्लास, जिससे हम ये सब कुछ डिफाइन कर सकते। तो बहुत बढ़िया सभी को, आप लोग जुड़े रहे। अगर आप काफ़ी इंटरेस्टिंग मैंने अपनी कोशिश की बताने की, गुड थ्योरेटिकल एसम्पशंस थी। आपको सवाल करिएगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, अच्छा सवाल है। पहली बार मैंने पहला ही सवाल अभी तक नहीं करवाया टेंशन का, फिर भी मैंने दिया सवाल जस्ट टू नो। एंड सेकेंड थिंग, आई एम senior, I am not senior, I am junior, that's why some mistakes happens, but mistakes are good to know. Thank you all, bye.